मुल्क के बजट के हवाले से, महंगाई के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। तो वो आती जो छोटे सतह पे जो कंपनीज के दरमियान आती हैं, इवन के हम लोगों के दरमियान जो चीज़ें आती हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। ठीक है। अ, इसमें कोई वो ख़ास समझने की चीज़ नहीं है, और इसमें कोई एग्जांपल्स भी नहीं है जो ख़ास तौर पे पेपर में आएँगे। यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स पढ़ लेना पेपर से पहले। उसमें बताया है कि असल में इंजीनियर का काम क्या होता है। ठीक है। ये 3 पॉइंट्स याद मेन से नहीं के सही से पढ़ लेना, क्योंकि क्या पता पूछ लेंगे क्या फ़ायदा है अभी इसका। अच्छा, गोल्स पता है सबको, कोई वो नहीं है। यहाँ से आते हैं, सही है। पढ़ाई यहाँ से शुरू करते हैं। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, पता नहीं यार। अच्छे, इस दिन मुझे याद है कि इस दिन कुछ खास लोग आए थे नहीं, तो सर ने लेकिन पेल दिया था सबको। तो अभी रिवाइज कर लेते हैं ये। अच्छा, और ये चीज़ें पेपर में आती हैं कभी कभी। तो आवाज़ आ रही सबको मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है, आ रही है ना, बस सही। अच्छा, अब एक चीज़ होती है नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स। ठीक है। गुड्स फॉर विच द डिमांड राइजेज एज द कंज्यूमर इनकम राइजेज। ठीक है। ये वो चीज़ें होती हैं जब जो कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे कि आम आवाम है, जब आवाम के पास पैसे बढ़ेंगे, उनके इनकम बढ़ेगी, उनकी जो कुव्वत ख़रीद है वो बढ़ेगी, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती हैं। ठीक है, उनको कहते हैं नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स कहते हैं उनको। ठीक है, यहाँ पर सर ने दिए एग्जाम्पल शुगर, जो मुझे लगता है कि शुगर एक नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स में आती है, लेकिन चलो आ गई। फैंस, फैंस भी कर लो, लेकिन फैंस की जगह आती हैं, वो आती हैं क्लोथिंग में आ जाएंगी आपकी। अच्छा, यहाँ पे असल जो है होता है ना पेपर में ए डब्ल्यू के, वो होते हैं कि सर अब आपको बोलते हैं कि आपने एग्जांपल्स देखनी है। अबे, वीडियो क्यों ऑन है? अच्छा, आपने क्या करना है, एग्जांपल्स देनी है। तो मोस्टली ट्राई करो कि डेफिनेशन तो याद हो तुम्हें, लेकिन एग्जांपल अच्छे से याद हो। तो नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स की एग्जांपल्स में आती है क्लोथिंग। कि भाई देखो, आपके पास पैसे आ रहे हैं ज़्यादा, फर्स्ट करो आप लोगों ने ट्यूशन पकड़ ली है, ठीक है, और वहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे कि आपकी जो क्लोथिंग है, आप नया पर लोगे, नई शर्ट शर्ट्स लोगे, नए जैकेट्स लोगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स में। पैसे बढ़ रहे हैं, चीज़ों की डिमांड बढ़ी और वो चीज़ें खरीद लो। ठीक है। अब अब आपके जो सेकंड पॉइंट है वो आ गया इंफीरियर गुड्स। एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है इंफीरियर गुड्स। गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेज व्हेन कंज्यूमर इनकम राइजेज। ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे पैसे बढ़ रहे हैं, तुम्हारी कुव्वत खरीद बढ़ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिन जो तुम खरीदना छोड़ देते हो या उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है। या उसको तुम ऐसे भी कह सकते हो कि अगर तुम्हारी इनकम कम हो रही है, मतलब कि तुम कम पैसे कमा रहे हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल एग्जांपल है लंडा बाज़ारी। ठीक है। लंडा बाज़ार एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इंफीरियर गुड्स की, कि आपकी जब कुव्वत खरीद कम हो जाती है, आपकी जो इनकम डिक्रीज़ हो जाती है, कंज्यूमर इनकम डिक्रीज़ेज़, तो जो इंफीरियर गुड्स होते हैं वहाँ के, आप लंडा बाज़ार जाते हो, वहाँ से आप चीज़ें खरीदना शुरू करते हो। लंडा बाज़ार को आप क्या कहोगे? डिस्काउंटेड स्टोर कह लो। ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स आ गई पायरेटेड गुड्स, कि भाई आपकी इनकम कम हो गई, तो कुछ लोग फर्स्ट करो पैसे ना होने की वजह से सिनेमा में नहीं जाएंगे, बल्कि पायरेटेड चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देंगे। अ, तो ये होता है, इंफीरियर गुड्स में आता है। या तुम ये देख लो कि मेरे पास पैसे थे, मैं 6 महीने पहले बड़े अच्छे हालात थे, लेकिन थोड़े भी कम हालात हो गए कि अभी पैसे नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँगा कि आईफोन ले लूँगा, बल्कि मैं क्यों मोबाइल ले लूँगा। ये बड़ी सिंपल एग्जांपल दी वैसे तो सही है। अच्छा, अब आ जाओ सब्स्टिट्यूट गुड में। सब्स्टिट्यूट गुड इजी चीज़ है कि यूज्ड फॉर द सेम पर्पस बाय द सेम कंज्यूमर। इफ प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीजेस, पीपल विल बाय गुड बी। सिंपल। दो चीज़ें हैं, एक एक ही काम करती हैं। ठीक है। और अगर किसी एक की प्राइस बढ़ रही है, तो आप दूसरी चीज़ खरीद लोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पेट्रोल वर्सेस सीएनजी। ठीक है। अगर अभी तो फिलहाल ये एग्जांपल सही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही दाम हो गया है। पहले लेकिन हुआ करता था कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती थी, तो लोगों ने सीएनजी पे शिफ्ट कर लिया था।
तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट गुड की एग्जांपल है। बाकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स की एग्जांपल है जो आप पेपर में लिख सकते हो वो ये है कि फिजिकल बुक्स वर्सेस ई बुक्स। ये कैसे है भाई? फर्स्ट करो, जो फिजिकल बुक्स होते हैं उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, और ई बुक्स होती है वो रिलेटिवली सस्ते में मिल जाती है। तो आप क्या करोगे? ई बुक्स खरीद लोगे। या सिंपल ये कर लो कि एच डी टी वी हो गई और अल्ट्रा एच डी हो गई, ठीक है। तो प्राइस के बढ़ने से या प्राइस डिफरेंस की वजह से आप चीज़ें चेंज कर लोगे। अच्छा, अब आगे ये है चौथा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है भाई कि ना दो चीज़ें या तीन चार चीज़ें जो होती है ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। मीन्स कि अगर किसी चीज़ की प्राइस कम या ज़्यादा हो रही है तो उसके साथ जो चीज़ें कनेक्टेड है वो भी कम या ज़्यादा हो रही है। फर्स्ट करो आप अज्यूम करें कि पूरे मुल्क में मोबाइल यूज़ करना छोड़ दें, हम मोबाइल यूज़ करना ही छोड़ दें, तो मोबाइल के साथ जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड हैं वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल सिम सिम कार्ड बिकना ख़त्म हो जाएंगे, जो उसके कवर्स होते हैं, सही है। तो ये एग्जाम्पल मैंने दी है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। अच्छा, अब इसकी जो रियलिस्टिक एग्जाम्पल सर ने दी हुई है वो तो बिल्कुल सही दी हुई है कि अगर कार महंगे मिलना शुरू हो गए, मीन्स क्या कार की प्राइसेस अगर बहुत जंप कर गई हैं तो कार बिकना कम हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से टायर्स हैं उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, सही है। इसकी और एग्जांपल आप कर लो कि फर्स्ट करो आपके टेनिस रैकेट है, ठीक है। अगर फर्स्ट करो टेनिस का रैकेट आपकी प्राइस डबल हो गई है तो जो टेनिस बॉल्स हैं वो भी नहीं बिकेंगी। या सिनेमा में जो मूवीज देखने जाते हैं लोग, ठीक है, उसकी टिकट्स की प्राइस बहुत बढ़ गई हैं। फर्स्ट करो 800 की थी तो वो 1500 की हो गई है, ठीक है। और लोग फर्स्ट करो अब टिकट मूवीज देखने नहीं नहीं जा रहे हैं, तो जो साथ में स्टोर्स होते हैं उसके फर्स्ट करो जहाँ से पॉपकॉर्न मिल रहा है तो वो भी नहीं बिकेगी, तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, ये आती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, इंटरकनेक्टेड हो, सही है भाई। आगे चलें, एग्जांपल्स याद कर लो ताकि एग्जांपल्स बहुत वो होती हैं इसमें, लिखनी होती हैं। आवाज़ आ रही है ना? चलो सही है, चलें आगे। कुछ पूछना है इसमें, कोई सवाल है? नहीं नहीं, आगे बढ़ो। चलो भाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड छोड़ो ये, इसको यहाँ पे आ जाओ, सिंपल डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी कि भाई टेकिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट, आपने सारे फैक्टर्स कांस्टेंट ले लिए, तो अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है ना तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। और अगर किसी की प्राइस कम हो रही है तो उसकी सप्लाई भी कम होगी, सही है। अच्छा, सप्लाई असल में क्या होती है? प्रोडक्शन माइनस स्टॉक, यानी कि जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती है ना वो सप्लाई होती है। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया हमने। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लो। फर्स्ट करो, अभी प्राइस है किसी चीज़ की। चीज की अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी ना। क्या? हाँ, डिमांड कम होगी। तो ये ऊपर क्या बताया तुमने अभी नहीं, जरा देखो रिव्यू देखो, करो अब जरा। दो चीज़ें होती हैं, हाँ देखो। एक होता है आपकी जो प्राइस की ना दो साइड्स होती हैं, एक डिमांड साइड और एक सप्लाई साइड, ठीक है। अब जो प्राइस बढ़ी है ना वो ज़्यादा डिमांड की वजह से बढ़ी है। नहीं नहीं, तुमने जो बोला है ना कि प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, नहीं ऐसा नहीं होता। प्राइस बढ़ी है तो ज़्यादातर ये होता है कि ना उसकी डिमांड बढ़ी है, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस जो होती है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। शाजिब भाई, इसमें यार सर ने ना मास्क की एग्जांपल दी थी कि कोरोना का मास्क पहले 5-5 रुपए का बिकता था, फिर जब वो कोरोना आया उसके बाद 100-100 रुपए का हो गया था। बस ये बोल के खत्म कर दिया था। ये वैसे चलो सप्लाई का वैसे ये नहीं है, लेकिन सही चल, उसको तुम कर लो। तुम अभी ये एग्जांपल देख लो, चलो। अभी फर्स्ट करो किसी एक चीज़ की, तुम एज अ कंपनी देखो ना, तुम्हारी कंपनी है और तुम एक बॉस बना रहे हो वो जो 1 रुपए की है, फर्स्ट करो। तो तुम वो क्या मार्केट में धड़ाधड़ फेंकोगे? नहीं ना। तुम चाहोगे कि उसकी प्राइस बढ़े, ठीक है। अगर उसकी प्राइस 2 रुपए होगी या 3 रुपए होगी तो फिर तुम बॉक्स बनाना शुरू करोगे, तुम सप्लाई उसकी बढ़ाओगे, ठीक है। तो ये देखो, एक रुपए पे जो बॉक्स थे वो जीरो थे, थे मार्केट में। जब 5 बॉक्स हो गए
2 3 4 5, तो आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ रही है तो तुम सप्लाई भी ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो कंपनी हमेशा ये चाहती है कि यार जब मेरे पास प्राइस ज्यादा हो ना, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मार्केट में चीज फेंकूं, नॉट बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सप्लाई बढ़ाऊं अपनी, ताकि मुझे जो प्रॉफिट है, वो जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है। और वैसे ये सब जो चीजें हैं ना, ये बहुत ही वो है, सिंपलिस्टिक चीजें बड़ा बताई हुई हैं, असल में ऐसा नहीं होता, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं। अच्छा, ये वही एक बताया। हाँ, यही है, सही है। हाँ, असल में पता है क्या होता है, पहले ये होता है कि पहले डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी, फिर प्राइस बढ़ेगी, फिर सप्लाई बढ़ेगी। ये रूल होता है, पहले डिमांड, फिर प्राइस, फिर सप्लाई। ज्यादातर जो पाकिस्तान में और हर जगह ये होता है, किसी चीज की प्राइस बढ़ानी है तो डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा हो गई, और फिर सप्लाई ज्यादा होगी। अच्छा भाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अच्छा, ये आपके भाई कुछ चीजें होती हैं। फर्स्ट करो, यहाँ पे क्यू क्या है, क्वांटिटी है कि आप कितनी क्वांटिटी चीज बना रहे हो। एस आपके पास सप्लाई, कितनी चीज सप्लाई कर रहे हो। और एक्स है आपके पास कोई भी कमोडिटी, मीन्स कि फर्स्ट करो मोबाइल फोन कर लो, कोई बॉल पेन कर लो, कोई भी चीज कर लो, ये कमोडिटी है। सही है। अब ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उसकी प्राइस पे, उसके जो कॉम्पिटिटर है पी वाई, उसके प्राइस पे, टेक्नोलॉजी गोज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनपुट प्राइसेस, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक एक करके सब कर रहे हैं। देखो भाई, अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ी है, जो मैंने पहले पढ़ा है, किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ेगी, ये वो चीज वही वही बताया हुआ है। अच्छा, फर्ज करो, अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, उसकी प्राइस बढ़ी है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, उसकी प्राइस बढ़ी है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, और तुम्हारी सप्लाई जो है वो कम होगी। सही है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। सही है, इसमें कोई सवाल है? हमें पी एक्स क्या चीज है, पी वाई क्या चीज है, इसमें कोई सवाल है, बताओ। सिंबल्स बताते रहो ये यार चीज समझ, बस। या देखो, या देखो पी वाई जो है ना आपके पास, कोई फर्स्ट करो, आपके पास जो एक्स है, एक्स एक्स एक कमोडिटी है, वाई दो दूसरी कमोडिटी है, मतलब कि एक्स समझो इन्फिनिक्स का है, एक्स इन्फिनिक्स है, और वाई टेक्नो है, ठीक है। तो अगर मार्केट में टेक्नो की थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ रही है ना, तो उसकी सप्लाई भी बहुत बढ़ेगी। वैसे ये आइडियलिस्टिक चीज़ों में बताई हुई चीज़ें, ऐसा होता है वो मोस्टली, लेकिन जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ शायद उसमें ना हो, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है। जब प्राइस बढ़ती है, जो मैं पहले पढ़ा है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, और उसका जो कॉम्पिटिटर होगा, उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सही है। अच्छी है ये टेक्नोलॉजी पे है कि बस सिंपल है भाई, कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आई हैं, तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली प्राइस भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी प्राइस कम भी हो जाती है। इसकी कोई ये डिपेंड एग्जांपल है, करता है यार, ये टेक्नोलॉजी वाले की? किस टेक्नोलॉजी की। जी जी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में अपना लैपटॉप कर लो तुम, सिंपल। यानी कि जो कंप्यूटर जब बने थे, तो शुरू में हर घर में नहीं होता था कंप्यूटर, शुरू शुरू में। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर को बनाना सही किया, अच्छे कंप्यूटर बनना शुरू हुए, तो एक तो दूसरी बात उसकी सब सब सप्लाई बढ़ी, और प्राइस होती वो एक सही दाम पे मिलना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस वैसे ऊपर नीचे दोनों आ सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में मोस्टली क्या होता है कि सप्लाई बढ़ती है, हम सब सप्लाई साइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी जब भी अच्छी होती है तो सप्लाई बढ़ती है, सेट है या सर थोड़ा। एक्सेसिबल हो जाती है। अच्छा, तो सिंपल वही है कि देखो, फॉर एग्जांपल इट टेक्स फार फ्यू आवर्स टू लेबर टू प्रोड्यूस एन ऑटोमोबाइल टुडे देन इट डिड 10 years ago। सही है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो चीज़ें जल्दी बन रही हैं और सब सप्लाई ज़्यादा हो गई है। अच्छा, गोल ऑफ अ फर्म, ये भी सही है। देखो फर्स्ट करो, आजकल जो
बिजनेसेस चाहती हैं वो ये चाहती हैं कि आप मार्केट कैप्चर करें। क्या करें? मार्केट कैप कैप्चर करें, प्रॉफिट कम से कम रखें, पहले मार्केट कैप्चर करें। तो इस सिलसिले में क्या होता है, वो अपनी सप्लाई बहुत बढ़ाती हैं, सप्लाई बढ़ाती हैं। तो ये भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई में। हर जगह प्राइस प्राइस नहीं करता सब उसमें। मीन्स कि आपकी जो सप्लाई है ना, वो सिर्फ प्राइस पे नहीं डिपेंड करती, वो आपकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रही है, आपका जो फार्म है उसके गोल पे डिपेंड कर रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अभी आगे आएंगी, उन पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, फर्ज करो कि गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों पे हुकूमत ने टैक्स लगा दिए, फर्ज करो टैक्स लगा दिया, और उस टैक्स की वजह से जो है वो प्राइसेस डबल हो गई। फर्ज करो प्राइसेस डबल हो गई हैं, तो सिंपली क्या होगा कि सप्लाई में कम सप्लाई होंगी। ठीक है, तो ये है। और ये वही चीज़ें लिखी हैं, पढ़ लेना एक बार इसको। अच्छा, वैसे पता है क्या, एक चीज़ बता दूँ कि ना, जब हम ये पढ़ेंगे ना, तो इसमें बहुत सारी एम्बिग्यूटी आएंगी। जो चीज़ें मैंने पहले बोली होंगी ना, वो तुम्हें बोलोगे यार ये तो उलट ही बोल रहे हो तुमने पहले ये बोला था, अभी तुम ये कह रहे हो। फर्स्ट करो यहाँ पे, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से टैक्स बढ़ गया और प्राइसेस डबल हो गई। अब तुम बोलोगे यार प्राइसेस बढ़ती हैं तो सप्लाई भी बढ़ती है, ये पहले तो ही पढ़ा था ना, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ेंगी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इनको मिक्स मिक्स नहीं करना। और ये सिनारियो पे बेस करता है आपके मोस्टली। अच्छे इनपुट प्राइसेस पे भी। तो कभी क्या होता है, फर्स्ट करो इनपुट प्राइसेस हैं आपकी, गाड़ियों के एग्जांपल ले लो। फर्स्ट करो जो गाड़ियां हैं ना, आपकी फर्स्ट करो डॉलर की वजह से चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो कंपनीज को क्या हो रहा है, थोड़ा फर्स्ट करो वो प्राइसेस यहाँ नहीं बढ़ा रही। ये फर्स्ट करो जो इनपुट प्राइसेस हैं उसकी वजह से गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ठीक है, और उसी वजह से प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो सब वो लोग जो प्रॉफिट कम मिल रहा है कंपनी को, तो वो सप्लाई भी कम कम कर रही हैं। ठीक है, मैंने बताया है कंपनी ये ट्राई करती है हमेशा कि जो चीज़ें सप्लाई करे ना, वो तब करे जब आपको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मिले। तो जब इनपुट प्राइसेस ज़्यादा होंगी और प्रॉफिट कम होगा, तो वो क्या करेंगे, सप्लाई कम से कम रखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट करो बिजली की कीमतें बढ़ गई, ठीक है, उससे भी प्राइस ज़्यादा होगी और सप्लाई कम करेंगे। और भी बहुत स्पेशल इन्फ्लुएंस आती हैं, जिसमें सीज़न भी होता है, वेदर वेदर पे डिपेंड करता है, सीज़न पे डिपेंड करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये वही चीज़ है। ये पढ़ लें, शिफ्ट में बोला, चलो पढ़ लेते हैं आगे। शिफ्ट इन सप्लाई। फर्स्ट करो कि भाई इसको डायरेक्ट बताते हैं इसमें से। फर्स्ट करो क्या हुआ कि आपकी जो प्राइस थी ऑटोमोबाइल्स की, जो ऑटोमोबाइल्स की प्राइस थी, अ, वो फर्स्ट को नहीं, छोड़ो, सब छोड़ो, सब छोड़ो, सब छोड़ो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ना, कभी कभी क्या होता है, विद इन ईयर्स साल के साथ क्या क्या होता है, सप्लाई चेंज चेंज होती है। ठीक है, तो जब सप्लाई बढ़ रही है यहाँ पे, क्या सप्लाई बढ़ रही है और प्राइस ही सेम रह रही है यहाँ पे। ये मतलब पढ़ लेते हैं यार इसको, ताकि सही से समझ आए। When automobile prices change, producers change their production and quantity supplied, but the supply and the supply curve do not shift. ठीक है, जब प्राइसेस चेंज होती हैं तो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपनी प्रोडक्शन और क्वांटिटी जो सप्लाई होते हैं उसको भी चेंज करती हैं, लेकिन जो सप्लाई होता है और सप्लाई का होता है वो चेंज नहीं होता। बाय कंट्रास्ट, व्हेन अदर इन्फ्लुएंसेस अफेक्टिंग सप्लाई चेंजेस एंड द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स। ठीक है, लेकिन जो सप्लाई को दूसरी चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं, उनकी वजह से सप्लाई कर्व जो होता है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, अब नीचे जो एग्जांपल दी है वो यहाँ दी हुई है, देखो। वी कैन इलस्ट्रेट अ शिफ्ट इन सप्लाई फॉर द ऑटोमोबाइल मार्केट। Supply would increase if the introduction of cost-saving computerized design and manufacturing reduced the labor required to produce cars. If auto workers took a pay cut if there were low production costs in Japan. First करो
क्या हुआ कि ना सप्लाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? फर्स्ट करो कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जिससे गाड़ियां इजीली बन रही हैं। उसकी जो इनपुट प्राइस है वो कम हो गई है। जो वर्कर्स हैं वो कम पैसे ले रहे हैं, फर्स्ट करो, अज्यूम करो। और इनकी गाड़ियां जो है वो कम इजीली बन रही हैं और सस्ती बन रही हैं। ठीक है। एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स वुड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन द यूनाइटेड स्टेट एट ईच प्राइस। ठीक है। इससे क्या होगा कि सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। और इस सप्लाई को अगर बढ़ने का एग्जांपल कैसे देंगे कि हम क्या करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई। सही है। सिंपली उसी के साथ हम क्या करते हैं, एक लाइन जो है वो, एक जो कर्व है वो बना देते हैं। अच्छे। पेपर में क्या होता है कि ना सप्लाई का वो आता है, कोई कोई सवाल आ जाता है कि सप्लाई कब बना दो किसी चीज़ का, या ग्राफ देके कुछ बताना होता है। तो ये देख लेना, जो सप्लाई का जो कर्व होता है ना वो ऐसा होता है हमेशा। ठीक है। और ये सिंपली शिफ्ट हुआ है सप्लाई के, यार सप्लाई बढ़ी है, सप्लाई बढ़ी है और प्राइसेस ऑलमोस्ट वही रहे या कम हो गए थोड़े से। ठीक है। कम सप्लाई बढ़ी है और प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। अच्छा, तो कोई वो नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड, ये भी देख लो, सिंपल है, ये भी आसान है। इफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज इट डिमांड डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। डिमांड का जो होता है वो उल्टा बनता है। ठीक है। सप्लाई का ऐसे बनता है, डिमांड का ऐसे बनता है, टॉप से बॉटम पे। अच्छा। सिंपल है कि भाई अगर डिमांड बढ़ रही है तो, सॉरी, हाँ, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी, और अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी। सिंपल। अब ये देखो, अब फर्स्ट करो तुम कंज्यूमर हो, अब तुम कंज्यूमर बन जाओ। तो अगर तुम्हें एक चीज, एक डब्बा एक एक रुपए का मिल रहा था तो तुम वो 20 लोगे। सही है। अगर वही चीज तुम्हें 5 रुपए मिलेगी तो तुम वो कम कम तादाद में लोगे। सही है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ी आपकी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ी आपकी, वैसे वैसे क्या हुआ, आपकी डिमांड भी कम 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 होता गया। सस्ते में आप ज्यादा चीजें लोगे, महंगे में आप कम चीजें लोगे। तो ये सिंपल एक सप्लाई और उसका वो था। ये भी वही चीज बताई हुई है, कर्व बताया, कर्व बना दिया उसका इन्होंने। और ये भी वही एक चीज है, एक हम वही एक एग्जाम्पल समझेंगे कि क्यू यहाँ पे क्वांटिटी है, डी यहाँ पे डिमांड है, और एक्स यहाँ पे कोई सी भी कमोडिटी है, कोई सी भी चीज़। ठीक है। और इनकम आ गया, पॉपुलेशन आ गई, टेस्ट आ गया, स्पेशल इंफ्लुएंसेस आ गए। ठीक है। पी वाई आपके फर्स्ट जो कॉम्परेटर है वो हो गया। अच्छा। तो जो हमने पहले पढ़ी है चीज़ वो यहीं भी लिखी हुई है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। सही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अगर आपके जो कॉम्पिटिटर है उसकी प्राइस कम हुई है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। मीन्स कि अगर मेरी इन्फिनिक्स का मोबाइल है, इन्फिनिक्स के मोबाइल की प्राइस कम हुई है, तो साफ सी बात है कि भाई सारी आवाम इन्फिनिक्स का मोबाइल ही लेगी, उसकी डिमांड कम होगी ना, ओ सॉरी, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी ना। और जो उसका कॉम्पिटिटर है, फर्स्ट करो टेक्नो है, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है। तो जितने कम प्राइसेस होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, और जितनी ज़्यादा प्राइसेस होंगी उतनी कम डिमांड होगी। इनकम भी वही है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। आपकी कुव्वत खरीद बढ़ेगी तो जो चीज़ों की डिमांड है वही बढ़ेगी। और कभी कभी ये भी होता है, देखिए सही है। और अगर आपकी उसी फर्स्ट करो तुम्हारी इनकम अभी बढ़ रही है, तो जो लुंडे, अब फर्स्ट करो तुम्हारी पैसे बढ़े, तुम कमा ज़्यादा रहे हो। ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम प्रेफर करोगे कि तुम दुकान से जाके या मॉल से जाके चीज़ चीज़ खरीदो, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। और जो छोटे दुकान या लंडे हैं वहाँ से तुम चीज़ें नहीं नहीं लोगे तो उनकी डिमांड कम होगी। ठीक है। तो ये याद रखना कि जैसे ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका जो कॉम्पिटिटर होता है उसकी डिमांड कम होती है। ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये टेस्ट पे है भाई, कि फर्स्ट करो तुम्हारा टेस्ट है, फर्स्ट करो टेस्ट है, फरहान बिरयानी कर लो तुम, ये टेस्ट कोई भी हो सकता है, सिर्फ नहीं खाना ही हो, ये जैकेट भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है। तो कुछ लोग होते हैं कि वो प्रेफरेंस होती है उन्हें कुछ ना कुछ, तो वो वही चीज़ डिमांड करते हैं। फर्स्ट करो फरहान है,
फरहान अगर बिरयानी अपनी 350 या 400 की बेचेगा, 500 की बेचेगा, तो तुम वही डिमांड करोगे, ठीक है। तो कुछ लोग कुछ चीज़ें खासियत की वजह से भी उनका डिमांड बढ़ता है। आईफोन यूजर्स जो होते हैं उनको प्राइस तुम $100 बढ़ा भी दो तो वो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनका, आईफोन की डिमांड वही रहेगी, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं। सिंपल बात है भाई, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। अ, तुम चावल, गंदम, आटा, ये मैं बहुत ही सिंपल वो दी है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड बढ़ रही है। इसी तरीके से जैसे जैसे लोग मोबाइल यूज़ करना सीख रहे हैं या कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन सारे मोबाइल्स की डिमांड बढ़ रही है। स्पेशल इन्फ्लुएंसेस कुछ भी हो सकती हैं, फर्स्ट करो बारिशें हो गई, वेदर चेंज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी भी हो सकती है कोई सी, सही है, फर्स्ट करो वही गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा दिया तो डिमांड कम हो गई, सही है। शिफ्ट इन डिमांड, तो डिमांड भी शिफ्ट होते हैं बहुत बार भाई। फर्स्ट करो गर्मियों में फर्स्ट करो जो थे यहाँ पे ऑटोमोबाइल दिया है, फर्स्ट करो जो गर्मियों में जो गर्म कपड़ों गर्म कपड़ों की जो डिमांड थी वो ये थी, ठीक है। लेकिन सर्दियों में जो डिमांड थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई, ठीक है। तो डिमांड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। पहले जो चीज़ 2 रुपए की जो थी, देखो, जब डिमांड बढ़ा तो प्राइसेस बढ़ी, सॉरी 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 सॉरी, तुम ये देखोगे आहिस्ता आहिस्ता जो सर्दियाँ आई तो आपकी क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया, और ऑलमोस्ट बहुत सारे जो वेरिएबल्स थे वो शिफ्ट शिफ्ट हो गए, इंक्लूडिंग प्राइस और भी बहुत सारी चीज़ें वो, ठीक है। तो इसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। सिंपल, ये कोई प्राइसिंग का सिस्टम नहीं है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि शिफ्ट इन डिमांड होता क्या है। बस तुम्हें एक एग्जांपल याद कर लो, या तो तुम ऑटोमोबाइल का याद कर लो या गर्म कपड़ों का याद कर लो, कि भाई सर्दियों में जो गर्म कपड़ों की जो डिमांड होती है वो शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द राइट, मीन्स के उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। और उसको पढ़ भी लेना एक बार। ये चीज़ें यार मुझे नहीं लगता आएंगी पेपर में, ये बहुत ही फालतू चीज़ है ये, क्योंकि उसके सवालात भी नहीं है, ठीक है। तो उसको छोड़ देते हैं इसको। हाँ, ये देख लो मार्केट इक्विलिब्रियम, ये चीज़ समझने की, थोड़ी समझने की नहीं है बल्कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझने की चीज़ें आसान हो जाएगी। फर्ज करो कि आवाज़ आ रही है, हेलो, हाँ हाँ आ रही है। अच्छा, फर्ज करो कि चलो सिंपल तरीके से बताता हूँ। गंदम की प्राइसेस अभी फर्ज करो, चीनी की प्राइसेस हैं रिसेंटली अभी 95 या 90 की हुई हैं। अभी पहले अभी एक ज़माने में 2 हफ्ते पहले 140 तक चली गई थी, लेकिन अभी 90, 95, 100 तक आ गई है, ठीक है। तो अभी जो है ना मार्केट एज अ इक्विलिब्रियम पे, मींस के जितनी सप्लाई हो रही है ना, जितनी सप्लाई हो रही है उतनी ही डिमांड है, उतनी ही डिमांड है, मतलब कि ना ज़्यादा सप्लाई हो रही है ना ही ज़्यादा डिमांड आ रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि ना, चलो ये पढ़ लेते हैं ताकि समझ आ जाए। अब फर्स्ट करो प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइसेस फर्स्ट करो एट हाई प्राइसेस, supply is greater than demand means supplier wants to sell more than demanders want to buy. The result is a surplus or excess quantity supplied over quantity demand. जब जब पैसे ज़्यादा होते हैं ना, मीन्स के किसी चीज़ की पैसे बढ़ गए हैं, तो आपकी जो कंपनी है वो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बेचे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बेचे, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएंगी तो लोग खरीदेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो चीज़ इक्विलिब्रियम पे आएगी। एट लो प्राइसेस, जब प्राइसेस कम होती हैं तो क्या करते हैं, सप्लाई मींस ग्रेटर डिमांड एंड लो सप्लाईज मींस दैट डिमांडर्स वांट टू बाय मोर देन सप्लायर्स वांट टू सेल, ठीक है। मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, द मार्केट शोज अ शॉर्टेज और लैक ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ओवर क्वांटिटी डिमांडेड। अंडर दिस कंडीशन द कंपटीशन अमंग बायर्स फॉर लिमिटेड गुड कॉजेज द प्राइस टू राइज। सिंपल बात है भाई, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट करो लैपटॉप्स का देख लो तुम, या चिप जो हाँ, लैपटॉप्स की जो कोरोना में डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, और सप्लाई थी नहीं ज़्यादा, तो क्या हुआ था, ऑटोमेटिकली लैपटॉप की जो प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो और अभी तक मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आया है। मार्केट इक्विलिब्रियम पे कब आता है, ये याद करो, मार्केट इक्विलिब्रियम तब आता है जब सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाए, ठीक है।
और उसकी जो प्राइस होती है ना उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस कह लो उसको, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, पी 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 बार और क्यू बार वही होते हैं एट इक्विलिब्रियम। ये भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई वो नहीं, ये सब चीज़ें फालतू है, मुझे लगता है आएंगी पेपर में, क्योंकि कोई ना कोई सवाल भी नहीं है, ये भी फालतू है। साले में 10 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा ना? हाँ, न्यूमेरिकल देख लेते हैं अभी, फालतू चीज़ें ये बार पढ़ लेते हैं। पढ़े नहीं पढ़ेंगे यार, पढ़ पढ़ लेते हैं यार। चलो एक जल्दी से पढ़ लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वो होता है, फर्स्ट करो, जिसमें कोई भी किसी का किसी के ऊपर अपर हैंड ना हो। फर्स्ट करो, जो कपड़े होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, जीन्स के, शर्ट्स के, मोबाइल्स के, ठीक है। तो उसमें परफेक्ट कंपटीशन होती है, ठीक है। कोई ज़्यादा खास पढ़ने का नहीं है इसमें, पढ़ लेना एक बार, समझ आ जाएगा सारा। मोनोपोली क्या होती है कि आप एक एक चीज़ ना, आप चीज़ जो खरीदते हो उसका बनाने वाला सिर्फ एक होता है। आप जो चीज़ खरीदते हो उसका बनाने वाला सिर्फ एक होता है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई कि इलेक्ट्रिक, ठीक है। उसका एग्जांपल आप और भी ले लो कि जो रेलवे हो गई, ठीक है, वो भी एक मोनोपोली है। आप प्राइवेट रेलवे नहीं यूज़ कर सकते। आप जो गैस है, गैस भी आप प्राइवेट यूज़ नहीं कर सकते। हाँ चलो, आपने सिलेंडर खरीद लिया, लेकिन आप वो एज अ फीजिबल आप लाइन नहीं लगवा सकते गैस की, ठीक है। गैस हो गया। कराची पाकिस्तान में तो तुम ये कह लो, मरी ब्रेवरी जो होती है, ठीक है, वो भी पाकिस्तान की एक मोनोपोली है, ठीक है, क्योंकि जो ऐसे ड्रिंक्स जो होते हैं वो सिर्फ वही कंपनी बनाती है, तो ये भी एक मोनोपोली है, ठीक है। बाकी क्लास में मुझे नहीं पता कि कॉफ़ी जो मिलती है वो नेस्कैफे के अलावा कौन सी होती है, और बताओ। नेस्कैफे के अलावा कौन सी कॉफ़ी मिलती है और, मुझे नहीं पता, किसी को पता है? बताओ ना। वही बता ना। नहीं है कोई, तो फिर अरे मोनोपोली। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है मोनोपोली, क्योंकि कॉफ़ी मेकर मुझे वही लगता है। नेस एक मैसेज आया, नहीं यार वही ना। तो अगर तुम्हें कभी कॉफ़ी चाहिए तो तुम जाके फिर नेस्कैफे के ही लोगे जाके। टपाल तो वो सिर्फ चाय बनाती है, पत्ती बनाती है, कॉफी कब बनाती है? बनाती होंगी, लेकिन अभी तक मार्केटिंग सही नहीं हुई इसकी, लोग नहीं खरीदते होंगे, ठीक है। तो अच्छा, तो मोनोपोली में होता ये है। अच्छा सुनो, अब होता क्या है। अच्छा तो अगर नेस्कैफे ये करे ना कि प्राइस बढ़ा दे अपनी, तो लोग फिर भी वही खरीदेंगे मोस्टली, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 बंदे 11 बंदे, तो सिर्फ तुम्हें पता है एक कि तपाल भी बनाता है, तो मोस्टली लोग फिर भी वही खरीदेंगे, ठीक है। अरे चेक करके बता, वही ना, कुछ लोग नहीं पता लोगों को। ठीक है। ये इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस ओनली वन सेलर, बिल्कुल ठीक है। एंड होल मार्केट सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय इट, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अच्छे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पढ़ लो। अंडर मोनोपोली अ फर्म इज अ प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर। वो जो प्राइस रखेगी ना, आवाम को उसी पे खरीदना पड़ेगा। कि इलेक्ट्रिक जो प्राइस तुम्हें देगी ना, बिजली की, वही तुम खरीद करो, वही पे करोगे। सही है, इसमें कोई वो ज़्यादा नहीं करोगे। तीसरा है हमारे पास मोनोप्लास्टिक। क्या हो, रुक जाओ 1 मिनट यार।
हाँ यार आ जाओ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक कब होती है भाई? It refers to a market situation in which there are many producers producing goods which are close substitute of one another or where output is differentiated. ठीक है। अ, देखो इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये भी आसान है। मोनोपोली की तरह होती है लेकिन इसमें कंपटीशन थोड़ा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ आखिर में। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट एंड नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस मार्केट डिमांड। बायर्स होते हैं ज़्यादा होते हैं लेकिन कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मतलब कि अगर तुम बोलोगे मैं नहीं खरीदा तो तुम्हें तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड नो इंडिविजुअल्स, सॉरी बाय वो बायर था, यहाँ पे सेलर की बात हो रही है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड नो इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस मार्केट। इसके क्या होते हैं? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म्स allow follow independent price policies. Imperfect knowledge due to differentiated goods selling cost. It includes all the expenses made to increase the sale of the product. अच्छा यहाँ पे जो है ना सिंपल एक एग्जांपल ले लो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, कि बर्गर चेन्स जो होती हैं मैकडोनल्ड्स, केएफसीज, ठीक है, तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे ही ये बर्गर चेन्स हैं। बर्गर किंग हो गई और वो बर्गर बनाती हैं, ठीक है, तो कंपटीशन है, एक ही चीज़ बनाती हैं, ठीक है, और बायर्स भी ज़्यादा हैं, सेलर्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है, और कोई तुम्हें कोई मीन्स के अच्छा हाँ, और ये कि वो जो है मोनोपोलिस्टिक कोऑपरेटिव फर्म्स अलाउ इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसीज। मीन्स के बर्गर किंग कोई और प्राइस देगा तुम्हें, केएफसी से तुम्हें किसी और प्राइस की मिलेगी, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं होता। Market structure oligopoly. It is a market situation in which there are large number of buyers but only few sellers of the product, and they use the market influence to set the prices and in turn maximize their profits. ठीक है, ये आपकी गाड़ियों की चीज़ें आ गई भाई, ठीक है। बायर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और सेलर्स बहुत कम होते हैं, और जो सेलर्स प्राइस सेट करते हैं ना, आपको उसी प्राइस में ख़रीदना पड़ता है। यहाँ पर सर ने मोबाइल कंपनीज की एग्जांपल दी है, तो फर्स्ट करो अभी अगर जो मिड रेंज की प्राइसेस के मोबाइल आते हैं वो आते हैं 20 से 40 हज़ार तक आते हैं। तो अभी अगर सारी कंपनीज ने ये मायदा कर लें, नॉट मायदा, पीछे पीछे ये कर लें कि यार अब से 20 हज़ार से 20-30 हज़ार के मोबाइल आना बंद, पूरा ख़त्म कर देते हैं, और 40 हज़ार से सस्ते से सस्ता मोबाइल 40 हज़ार तक का बनेंगे, ठीक है, तो वो लोग कर सकते हैं अभी भी ऐसा, ठीक है। और लेकिन आपको क्या है, लोगों के पास मोबाइल की डिमांड है तो लोग मोबाइल खरीदेंगे ही, तो उसे कहते हैं ओलिगोपोली। सेम चीज़ जो थी वो आपकी जो कार इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री, वो उसने किया, ठीक है। प्राइसेस वो अभी तुमने देखा होगा एक साथ सुजुकी ने भी ये पिछले हफ्ते बढ़ाई प्राइसेस, जो टोयोटा वाले हैं उन्होंने भी प्राइसेस बढ़ाई हैं। 2 दिन पहले चांगा ने भी प्राइसेस बढ़ाई हैं अपनी एल्सवन के वेरिएंट्स के, ठीक है। तो प्राइसेस सब ने बढ़ा दी हैं, लेकिन जो आवाम है वो तो खरीदेगी, वही डिमांड अभी भी उनकी। तो प्राइसेस बढ़ा दें, वो अपने प्रॉफिट्स बढ़ाएं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो तो खरीदेंगे खरीदेंगे। तो इसको कहते हैं ओलिगोपोली। तो इसमें सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स भी यही हैं भाई। तुम्हें तो सिगरेट पीने की आदत है ना, अब वो तुम्हें 5 रुपये की मिले, 10 रुपये की मिले, तुम तो खरीदोगे ही। तो ये होती है ओलिगोपोली। हाँ, ह्यूज बैरियर्स टू एंटर, ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट इसमें, ठीक है। अब क्या होता है, अब तुम और मैं या कोई और जो है वो ऑटो इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकते ना अपनी, नहीं नहीं लगा सकते। तो ओलिगोपोली में यही होता है मोस्टली, जो जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है ना, फिर वही जो है मार्केट को पकड़ लेते हैं। अच्छे टाइप ऑफ बिजनेसेस सोल्ड, ये तो आसान है यार, पढ़ना है ये। हेलो, पढ़ना है ये, आसान है। पार्टनरशिप के एग्जांपल्स, कॉर्पोरेशंस होती हैं। अ, बताओ, पढ़ना नहीं पढ़ना? आसान है मेरे हिसाब से तो, सभी आसान है इसमें तो। सब आसान है तो सेशन क्यों रखा है, एंड करोगे? मैंने तो ऐसे ही रखा था कि सेटिस्फेक्शन हो लोगों को कि पढ़ लें। ये सादे में न्यूमेरिकल करा कर लेते हैं बस। ना वो माइकल कौन सा वाला है? वो जो 10 मार्क्स का सर ने नहीं बोला था आएगा। कर लेते हैं जो।
एन वाला वो कौन सा चैप्टर, कौन सा था, नाम क्या था उसका? लीनियर प्रोग्रामिंग। चलो यहाँ से आ जाओ, सही है। ये आता है वो थ्योरी हो गई हमारी मोस्टली। अब ये देखो मेन एलिमेंट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले जब हम काम करते हैं ना, हाँ आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी सही से। अबे तो इंटरेस्ट पहले बाद में पढ़ेंगे ना, इंटरेस्ट का टॉपिक जो है वो लेट हुआ था, पहले लीनियर प्रोग्रामिंग हुई थी, सही है। इंटरेस्ट का तो तुम्हें भी आता है, वो तो साथ बैठे हो तो आसान है, इंटरेस्ट भी बहुत आसान है, ये भी आसान ही है, करते हैं आ जाओ। अच्छे भाई, वाह भाई वाह, अच्छे तुम्हें अच्छे अच्छे भाई। सबसे पहले जो फर्स्ट ग्रुप हमें न्यूमेरिकल आता है ना, न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं? वेरिएबल्स, सही है। आप जो वेरिएबल सेलेक्ट करते हो ना, वो एक चीज याद रखना, सवाल में कभी भी घुमा हुआ होता है तो याद रखना कि वो हमेशा फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? फिनिश्ड प्रोडक्ट, सही है। फर्स्ट करो अगर मेरे पास डेटा में किसी चीज की प्राइस दी हुई है ना, फर्स्ट करो आटे की प्राइस दी हुई है, तुम बेच बिस्किट रहे हो लेकिन आटे की प्राइस दी हुई है, तो तुम आटा नहीं लोगे वेरिएबल, तुम क्या लोगे? बिस्किट वेरिएबल लोगे, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो हमेशा वेरिएबल होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट करो उन्होंने एक सवाल था, उसमें प्रिंस बिस्किट की बात हुई थी और ब्रियो बिस्किट की बात हुई, तो उन्होंने दो वेरिएबल से लिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट करो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बोला है कि यार अ, तुम्हें प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है। तो तुम्हें एक अपने बॉस को प्रॉफिट का एक इक्वेशन बना के दोगे, या तो सिंपल तरीके में बात हुई है। तुम्हें क्या करना है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो तुम क्या बोलोगे कि सर अगर मैं दो रियो बिस्किट बेचूं, दो प्रिंस बिस्किट बेचूं बेचूं और तीन रियो बिस्किट बेचूं, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगी। अभी आगे मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें बाद में समझ आएगा। तो एक काम करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहले हम बनाते हैं वेरिएबल्स, उसके बाद बनाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। और वो इन द फॉर्म ऑफ दिस होती है, z इज इक्वल टू 2x, यानी कि कोई भी x1 प्लस x2 जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। वो असल में बताती क्या है, हाउ मच वी शुड प्रोड्यूस x1 एंड x2 टू मैक्सिमाइज z। मतलब कि मुझे कितनी x1 और x2 बनानी है ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, z इज प्रॉफिट, मोस्टली प्रॉफिट। कभी कभी कॉस्ट बोलते हैं, अगर कॉस्ट होगा ना, कॉस्ट सवाल में अगर कॉस्ट की बात हुई है तो हम कॉस्ट सबसे कम रखते हैं, मिनिमम उसको मिनिमाइज करते हैं कॉस्ट को। अच्छा, अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं सवाल में, वो भी हम जब सवाल करेंगे तो वो पता चलेगा अभी। और एक होता है वेरिएबल बाउंड, वो भी सब सवाल करेंगे तो सब पता चलेगा। तो ये छोड़ो, नहीं बल्कि ये सवाल करो, चलो, हुआ है। फर्स्ट करो तुम्हें ना तीन इक्वेशन दे दी हैं। क्या दी हैं? तीन इक्वेशन दी हैं अभी, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे पहले से इन्होंने वेरिएबल्स दिए हुए हैं, x1 x2 दिए हुए हैं, सही है। और इन्हें सवाल में तुम्हें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो भी दे दिया। तो ये दिया, थोड़ा आसान सवाल है, तुम्हें तीन तीन इक्वेशन खुद 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 बना के दिए हैं। और अब तुम्हें दिया है मैक्सिमाइज, तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के दिया है। अब वो पूछ रहे हैं कि मैं x1 क्या लूँ और x2 क्या लूँ जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड स्टेप तो कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब सोल्यूशन में हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है ना सोल्यूशन का, वो क्या होता है कि हम एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। तो सिंपली तुम क्या करो, x की कोई भी वैल्यू रख दो तो x2 आ जाएगा, x2 की कोई सी वैल्यू रख दो x1 आ जाएगा। आसान तरीका ये है कि आप डायरेक्टली एक बार x1 जीरो रख लें तो x2 आ जाएगा, एक बार x2 जीरो रख लें तो x1 आ जाएगा। अगर आप x2 की वैल्यू 5 भी रख रहे हैं या कुछ भी रख रहे हैं तब भी वैल्यूज आएंगी, लेकिन ईजी तब होता है जब आप जीरो जीरो रखें, ठीक है। अच्छे, और सेम हमने यहाँ पे किया, हमारे पास दो पॉइंट्स इधर आ गए।
और तीसरा हमने क्या किया, x1 की जगह तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही था वेरिएबल, तो सिंपल हमें 700 पे 0। अच्छा, अब हम क्या करेंगे ना, जो पॉइंट्स है ना हमारे पास इक्वेशंस के जो पॉइंट्स आए वो हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। यहाँ पे x1 0 है और 400 है, ठीक है। तो मैं गया 0 पे 400 पे, x1 0 है 400, तो मैंने ये वाला पॉइंट बना दिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट बना दिया। सेकंड क्या है, 1200 x1 है और वो 0 है, x2 0 है और वो 1200 है। ये थोड़ा आगे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है। तो जब 2 पॉइंट बन जाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्लाइन बन गई। इसी के साथ हम ये करेंगे, इक्वेशन 2 जो थी हमारे पास, x1 0 थी और x2 5 था, 500 था। x1 0, और ये भी ऊपर देखो पॉइंट करीब आ रहा है, ये 500 पे पॉइंट बना दिया। सेकंड पॉइंट कब बनाया हमने, 1000 पे और 0 पे, ठीक है। तो देखो ये 1000 में पॉइंट बना दिया। जो x2 था वो 0 था और x1 1000 था, तो ये पॉइंट बना दिया। तो हमने 500 और 1000 को मिला दिया, ये इससे जो सेकंड इक्वेशन थी वो वाली लाइन आ गई। थर्ड इक्वेशन क्या थी कि x1 700 था और जो x2 था वो 0 था। तो x2 हमारे पास 0 इधर है और 700 ये रहा, तो सिंपल तुमने एक सीधी लाइन बना दी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पहला काम था हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो निकालने, हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल दिए। अब हमारा काम होता है ग्राफ बनाना, ठीक है, प्लॉटिंग करना। प्लॉट कर दी है चीज़ें हम, ठीक है। अब हमारा होता है फीजिबल एरिया, एक फीजिबल रीजन बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं, फीजिबल रीजन। अच्छे, अब वो कैसे बनाते हैं भाई, ये देखो सवाल, देखो सवाल में क्या था, x1 एंड x2 इज लेस देन इक्वल टू 1200। क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1200। जब लेस देन इक्वल टू होता है ना, तो बस ये याद कर लो कि जो लाइन होती है, लाइन वो इसके, ये जो लाइन जा रही है इसके लेफ्ट बनेगा। लेफ्ट पे क्या बनता है, लेफ्ट पे 0 की तरफ, तुम ये कर लो टूवर्ड्स 0। लेफ्ट में क्या होता है, टूवर्ड्स 0। ये तीनों है ना, तीनों, ये तीनों की जो ये बनी हुई है, ये जो लाइन, ये साइन है, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो क्या करोगे, जो सर ने एक एरो बनाते थे, याद करो, मैं यहाँ बना नहीं सकता ऐसे एरो। तो इन तीनों की जो डायरेक्शन है ना, वो फर्स्ट करो इस तरफ है, ठीक है। और इनका जो एक कॉमन एरिया है वो ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एक फिजिबल एरिया आ गया। अच्छा, फिजिबल एरिया तुमने ए बी सी डी नाम दे दिया। अच्छा, जो चौथा स्टेप होता है वो ये होता है कि हम ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऑप्टिमम सोल्यूशन। आपने पे आपने पेपर में ये सारे स्टेप्स को करना है और ये एक टेबल टाइप बनाना है, ठीक है। हमारे पास पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स थे, ओ 0 जो ओरिजिन था, ए बी सी डी, ठीक है। उसके तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पता थे। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता नहीं थे पता, बल्कि फर्स्ट करो एक तो तुम ये कर सकते हो, ग्राफ से देख के बता सकते हो, लेकिन ग्राफ से देख के बताना सही नहीं है। आप क्या करोगे, जो फर्स्ट करो ये पॉइंट है बी, बी पॉइंट है, मुझे इस बी पॉइंट का वो बताना है कि यार ये बी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो मैं क्या करूंगा, वो मैं देखूंगा कि ये लाइन कौन सी है, लाइन की इक्वेशन कौन सी है। तो देखो ये इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है, x1 प्लस 3x2 1200। और दूसरी लाइन कौन सी है, ये वाली, x1 प्लस 2x2 1000। मैं जब इन दोनों को कैलकुलेटर में डाल के साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मुझे एक पॉइंट आएगा, ठीक है। तो जो आंसर आएगा ना वो मुझे बी का कोऑर्डिनेट दे देगा, सही है। तो मुझे कोऑर्डिनेट ऐसे पता चलते हैं। कोऑर्डिनेट मैंने कैसे निकाले हैं, ये देखो लिखा हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। ये तुम्हें शो करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम तुम्हें कैलकुलेटर में शो करके, कैलकुलेटर में करके डायरेक्ट तुमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल देना है, ठीक है। अच्छा, असल काम क्या कर रहे हैं हम, मैक्सिमाइज कर रहे हैं ना एक्स। तो जेड जेड जो मैं जेड की इक्वेशन दी हुई थी ना सवाल में, जेड की जो इक्वेशन सवाल में दी हुई थी, हम पहले वो लिखेंगे। और हर कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स है ना 0 0 डाले, तो तुम्हारे पास प्रॉफिट, जब तुम कोई चीज बना ही नहीं रहे, फर्स्ट करो तुम कोई चीज बना ही नहीं रहे 0 0, तो तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा नहीं होगा। फर्स्ट करो तुम एक चीज बना रहे हो और एक चीज 400 बना रहे हो, तो तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है 3200। तुम एक चीज 600 बना रहे हो और एक चीज 200 बना रहे हो, तो प्रॉफिट हो रहा है 4600। तुम 700 बना रहे हो, एक चीज 150 बना रहे हो, तो प्रॉफिट हो रहा है 4700। और अगर तुम एक चीज 700 बना रहे हो और एक चीज कुछ भी बना रहे हो, तो तुम्हारे पास प्रॉफिट हो रहा है 3500। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें हो रहा है। तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है ना, हम वो सिनारियो अप्रूव करते हैं। मतलब कि मैं अपने सेठ को बोलूँगा कि सर आप ना 150 ये वाली बिस्किट बना दें और 700 ये वाली बिस्किट बना दें, तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमारे ऐसे होगा,
ठीक है। तो बस तुम्हें यहाँ पे रिजल्ट बताना होता है कि यार जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आता है ना, जैसे यहाँ पे ग्रीन शो किया हुआ है जिसमें ज़्यादा मैक्सिमाइज किया है, हम क्या करते हैं उसको हम शो कर देते हैं कि यार X1 700 है और X2 150 है, इससे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है 4,700। ठीक है, आसान सवाल था ये। अब हम दूसरा सवाल पे आते हैं। ये सवाल ऐसे सब पेमेंट सवाल आएंगे, कल जो आएंगे वैसे ही आएंगे। अच्छा, एक रेडीमेक्स कंपनी मॉडल है, ठीक है, और कर देता हूँ यार इसमें बिलो द लाइन एंड फॉर गेटर अबव द लाइन। अभी करते हैं सवाल में इनको, इस सवाल में करते हैं। एक कंपनी है, वो बना रही है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट्स फ्रॉम 2 रॉ मटेरियल्स M1 M2, ठीक है, और ये उन्होंने डेटा दे दिया, सही है। रॉ मटेरियल M1 है, रॉ मटेरियल M2 है, एक्सटीरियर पेंट 6 है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं, A market survey indicates that the daily demand for interior paints cannot exceed that for exterior paint by more than 1 ton। मतलब कि जो इंटीरियर पेंट की जो डिमांड है वो एक्सटीरियर पेंट से 1 टन से ज़्यादा नहीं होगी कभी भी। ऑल्सो द मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इज़ 2 टन। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिमांड जा सकती है इंटीरियर पेंट की, वो क्या होगी, 2 टन होगी। हमें क्या निकालना है, बेस्ट एक ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बनाना है इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट्स का, जिससे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं टोटल डेली प्रॉफिट। तो सबसे पहले बताओ मुझे बॉस के यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होंगे। साजिद भाई एक दो चीजें पूछनी है अगर आप क्लियर कर दें इसमें तो। हाँ बोले। देखो, रॉ मटेरियल वन बन रहा है एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट को मिलाकर, तो ये जो अरे नहीं समझ, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। रॉ मटेरियल से एक्सटीरियर पेंट बन रहा है और इंटीरियर पेंट बन रहा है। अच्छा, रॉ मटेरियल से एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट बन, और ये जी जी, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी का क्या मतलब, कि मतलब दोनों की जो ज्यादा, मतलब इसका क्या है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी? मतलब कि ये जो दोनों है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अवेलेबल है, ठीक है। रॉ मटेरियल इनके लिए 24 अवेलेबल है सबसे ज़्यादा। एक्सटीरियर पेंट में 6 टन मटेरियल रॉ मटेरियल लग रहा है और इंटीरियर पेंट में 4 लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कहना चाह रहा है, और मैक्सिमम हमारे पास जो रॉ मटेरियल है एमन, वो क्या कहते हैं 4 टन है, ये कह रहा छब्बीस था। छब्बीस छब्बीस तो हाँ, चौबीस 24 चौबीस का। ठीक है। और ये प्रॉफिट पर टन का क्या मतलब? मतलब कि 1 टन पे जो एक्सटीरियर पेंट बेचेगा उस पर 5,000 का फायदा होगा उसको। रॉ मटेरियल पे, एक्सटीरियर पेंट पे, किस चीज एक्सटीरियर पे देखो, वो मैं वही बात बता दूं, पे? आप कभी भी रॉ मटेरियल नहीं बेचते हो, आप हमेशा फिनिश प्रोडक्ट बेचते हो। यहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कौन से हैं, एक्सटीरियर पेंट्स हैं और इंटीरियर पेंट्स हैं, सही है। ठीक है। तो भी देखो क्या क्वेश्चन बनती है। सबसे पहला काम था हमारा, जो याद करो कि हम बताते थे कि वेरिएबल्स क्या हैं। तो हमने X1 बना दिया टन्स प्रोड्यूस डेली ऑफ एक्सटीरियर पेंट्स, और X2 क्या था, टन्स प्रोड्यूस डेली बाय इंटीरियर पेंट्स, ठीक है। X1 हमने एक्सटीरियर पेंट रख दिया और X2 को हमने इंटीरियर पेंट्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा, जो पहले बात की थी, वेरिएबल्स के बाद क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। तो हमें इस सवाल का वही बनाना है, सही है। कंपनी क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, given that profit per ton of exterior and interior paints are 5 and 4,000 respectively, it follows that total profit of exterior paints is 5। ये देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको,